हेलो बच्चों, आप लोग का मनोज गुप्ता एकेडमी में स्वागत है। आज मैं तुम लोग को इतिहास पढ़ाने जा रही हूँ। इतिहास पार्ट 1, इतिहास के साधन। हमने अब तक प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहास का अध्ययन किया और इस साल हम आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन हम लोग करने वाले। इतिहास के साधनों में मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन। और इसी प्रकार आधुनिक युग में एक और साधन जुड़ गया है, दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य यानी देखना और श्रव्य मतलब सुनना, जैसे टीवी हो गया। टीवी जो है दृश्य श्रव्य साधन में इसका समावेश होता है। सबसे पहले भौतिक साधन। भौतिक साधन में वस्तु, वास्तु, सिक्कों, प्रतिमा और पदक इसका समावेश किया जाता है। भवन और वास्तु। भौतिक साधन में भवन और वास्तु का समावेश किया जाता है। आधुनिक भारत के ऐतिहासिक कालखंड में विशेषतः अंग्रेज और भारतीय राजाओं का शासन का कालखंड माना जाता है। इस कालखंड में भवन, पुल, सड़क, प्याऊ, फव्वारों जैसे वस्तुओं का निर्माण किया गया। इसके अलावा प्रशासनिक कार्यालय, अधिकारियों, नेताओं, क्रांतिकारी और राजाओं के रजवाड़े यानी महल, किला अथवा जेल की इमारतों का भी समावेश होता है। देखा जाए तो आज भी इसमें से बहुत सारे जो भवन है, महल है, इमारत है, अच्छी स्थिति में देखने को मिलती है। और कुछ जो भवन है उसको राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया गया है। और कुछ भवनों में तो संग्रहालय भी बनाए गए हैं, जैसे अंडमान का सेलुलर जेल। यदि अगर हम इन वास्तु स्थानों पे जाते हैं तो हमको उस समय का इतिहास, वहाँ का स्थापत्य कला और उसका क्या स्वरूप था, उसके आधार पर हमको पता चलता है कि उस समय का आर्थिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक संपन्नता कैसा था, उसकी सारी जानकारी हमको मिलती है। जैसे एक उदाहरण यहाँ दिया गया है कि अंडमान का जो सेलुलर जेल है उसमें स्वतंत्र वीर सावरकर ने कौन कौन सा क्रांतिकारी कार्य किया उसकी जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरा उदाहरण है जैसे मुंबई का मणि भवन है, वर्धा का सेवाग्राम आश्रम है, वहां अगर हम जाते हैं तो गांधी युग की जानकारी हमको प्राप्त होती है। क्या तुम जानते हो आगा खां पैलेस, ये जो आगा खां पैलेस है वो पुणे में है। इतिहास के अध्ययन में वस्तु संग्रहालय में अगर हम जाते हैं तो वहां का वस्तु चित्र, छाया चित्र वहां पर संरक्षित रखा है, उससे हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पुणे का आगा खां पैलेस जो है ये भी एक प्रकार का संग्रहालय है और इसका नाम गांधी स्मारक संग्रहालय है। यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो हमको पता चलता है कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से चीजों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में किया गया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और वहाँ कौन कौन से वो दस्तावेज का उन्होंने उपयोग किया आज भी हम वहाँ पे जाकर देख सकते हैं और इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिमाएं और स्मारक। स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता पश्चात, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद में अनगिनत व्यक्तियों के स्मारक का निर्माण कराया गया। स्मारक और प्रतिमा का निर्माण किया गया। आधुनिक भारत के अध्ययन की दृष्टि से जो प्रतिमाएं और स्मारक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिमाओं के आधार पे हमें उस समय के जो शासक थे, उस समय के जो प्रतिष्ठित जो व्यक्ति थे, पढ़े लिखे सामाजिक व्यक्ति, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और प्रतिमा के नीचे एक जो प्रतिमा यानी पुतला या मूर्ति अगर देखते हैं तो उस मूर्ति के नीचे हमको दिखाई देता है कि उनका पूरा नाम, उनके जन्म मृत्यु का उल्लेख और उन व्यक्ति ने कौन कौन सा कार्य किया है उसका उल्लेख और उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कुछ पुतले या प्रतिमाएं या मूर्ति कहा जाए तो उन मूर्ति में ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने जो कार्य किया, उनके साथ में जो घटनाएं घटी और उनके साथ जो जुड़ी घटनाओं में जो व्यक्ति है उसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है शहीद स्मारक। अलग अलग स्थानों में जो शहीद स्मारक बने रहते हैं उसके बारे में भी हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे लिखित साधन।
लिखित यानी लिखित रूप में साधन या स्रोत कहा जाए जिससे हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आधुनिक भारत के इतिहास में लिखित साधनों का निम्न बातों का समावेश होता है। इसमें पत्राचार, पत्रिकाएं, विदेश व्यक्तियों का लेखन, समाचार पत्र, चरित्र पुस्तकें, आत्मचरित, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स। लिखित साधन में सबसे पहले समाचार पत्र और पत्रिकाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। समाचार पत्रों द्वारा हम हर समय समसामयिक यानी हर समय की घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती रहती है। साथ ही समाचार पत्रों में किसी घटना का गहन विश्लेषण और अलग अलग विद्वानों का जो मत है, जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, संपादकीय लेख प्रकाशित होते रहते हैं। उस समय का जो समाचार पत्र था तो उस समाचार पत्र में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वहां का सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहां पर लोगों के समाज में कौन कौन से वर्ग होते थे, ऊंची जाति के वर्ग, नीची जाति के वर्ग, और आर्थिक में वहां का लेन देन कैसा होता था, वहां के बाजार कैसे थे, ये सभी चीजों की जानकारी प्राप्त होती है। और सांस्कृतिक गतिविधियों में जैसे पता चलता है कि वहां का रीति रिवाज क्या था, उसके अलावा वहां के लोग कौन कौन सा खेल खेलते थे, उसके अलावा वहां पर कौन कौन से त्योहार मनाते थे। इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी हमें समाचार पत्र और पत्रिकाओं द्वारा होती है। स्वतंत्रता पूर्व में कुछ समाचार पत्र जन जागरण के महत्वपूर्ण साधन थे, जैसे ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, केसरी, दीनबंधु, अमृत बाजार। ये समाचार पत्र जो है जन जागरण का कार्य करते थे। समाचार पत्रों के आधार पर हमें अंग्रेजी शासन के बारे में, भारत में उन्होंने कौन कौन से नियम लागू किए, उसको हमारे भारत पे क्या दुष्परिणाम हुए, उसका अध्ययन हम कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजों ने एक नियम लागू किया कि जो भी टैक्स है वो नगद के रूप में दिया जाए और निर्धारित समय में दिया जाए। इससे जो हमारे भारत के किसान हैं उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ी, उनको अपना जमीन गिरवी रखना पड़ा, बाद में उनका जमीन बिक गया और साहूकार ने उनका जमीन हड़प लिया और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो ये सब परिणाम के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में समाचार पत्र मात्र राजनीतिक जागरण ही नहीं बल्कि सामाजिक जागरण के लिए भी कार्य कर रहे थे। खाली राजनीतिक जागरण ही नहीं हो रहा है कि हमको आजादी दिलानी है, हमको आंदोलन करना है, बल्कि समाज में भी जो बुराइयां थी उसको भी जड़ से खत्म करने का कार्य समाचार पत्र कर रहे थे। समाज में जो भेदभाव था, जो समाज में ऊंची जाति नीची जाति के साथ भेदभाव करते थे, तो वो सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है और लोगों में जागरण फैलाने का कार्य समाचार पत्रों द्वारा हो रहा था। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने एक मासिक पत्रिका आरंभ की जिसका नाम था निबंधमाला, और लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रारंभी प्रभाकर। तो उन्होंने ये दोनों पत्रिका द्वारा समाज और सांस्कृतिक विषयों पर उन्होंने लेख लिखा और भाष्य किया। उन्होंने लोगों में जागरण फैलाई। चलो समझेंगे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और समाचार पत्र। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को तो सभी लोग जानते हो कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया। उन्होंने 1920 के जनवरी महीने में मूक नायक नामक एक पाक्षिक पत्रिका आरंभ की। पत्रिका यानी छोटी सी किताब, पुस्तिका। और लेकिन उनको आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा, जिसके कारण ये जो मूक नायक पत्रिका है उसका सारा जिम्मेदारी अपने सहयोगी पे सौंपकर वो आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। जब वो आए तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जब अप्रैल 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका आरंभ की। सामान्य जनता को जागृत और एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए उन्होंने बहिष्कृत भारत में लिखना भी शुरू किया ताकि लोग, यहाँ की जनता जो थी वो जागृत हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रबुद्ध भारत और जनता के 2 समाचार पत्र भी चलाए। मानचित्र और प्रारूप। मानचित्र को भारत इतिहास का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है।
इससे क्या होता है, मानचित्र तो सभी जानते हो, जैसे भूगोल में तुमने मानचित्र देखा हो, किसी देश का नक्शा बनाना हो तो मानचित्र। प्रारूप मतलब एक प्रकार का ढांचा कि किस तरह से किस आकार से बनाया जाए। तो मानचित्र और प्रारूप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि मानचित्र को भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि शहर और किसी स्थान के बदलते हुए स्वरूप का अध्ययन हम मानचित्र और प्रारूप द्वारा कर सकते हैं। अंग्रेज के शासन काल में अंग्रेजों ने एक अलग विभाग की स्थापना की जिसका नाम था सर्वे ऑफ इंडिया। और यह विभाग क्या करती थी, अलग अलग प्रांत और शहरों में जाकर वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण करके मानचित्र बनाती थी। मानचित्र की तरह वास्तु विशारद यानी जो बड़े बड़े भवन, किला, महल वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके द्वारा बनाए गए प्रारूप और भवन स्थापत्य किसी क्षेत्र के विकास का चरण का अगर हमें अध्ययन करना है तो ये उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, मुंबई फोर्ट। मुंबई फोर्ट में मुंबई बंदरगाह एक मौलिक प्रारूप है। मौलिक यानी जो पहले का ढांचा है वो भी अभी तक वैसे के वैसे ही है। इस बंदरगाह को विकसित करते समय वास्तु विशारद और अभियंता, वास्तु विशारद यानी जो महल वगैरह बनाते हैं उसकी पूरी जानकारी हो, उसको वास्तु विशारद कहते हैं। और अभियंता यानी जिसको हम इंजीनियर कहते हैं। तो इंजीनियर ने जो प्रारूप और ढांचा बनाया है आज भी हम उसको जाके देख सकते हैं और हमको पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह से बनाया था, कैसे बनाया था, और उसको इसके आधार पर हमें मुंबई महानगर की विकास की जानकारी प्राप्त हो सकती है, मिल सकती है। मौखिक साधन का मतलब होता है मुंह से बोला गया हुआ कोई साधन जिसके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त हो। आधुनिक भारत के इतिहास का अगर हमें अध्ययन करना है तो मौखिक साधनों का भी समावेश इसमें किया गया है। इसमें स्फूर्ति गीत, लोकगीत, पोवाड़ा। स्फूर्ति गीत जो स्फूर्ति के लिए गीत गाया जाता है, लोकगीत जो लोग गांव के लोग जो गाना गाते हैं त्योहार व्यवहार पे उसको लोकगीत कहते हैं। शौर्य गान, पोवाड़ा यानी वीरता से भरे गाने। लोक कथा यानी लोगों द्वारा कहे गए कहानियां। प्रसंग वर्णन, किसी जगह पे कोई चीजों का वर्णन करना है तो प्रसंग वर्णन। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। नाटक, जलसे, कला समूह, ओविया यानी चक्की के गीत, ये सब मौखिक साधनों में इसका समावेश किया गया है। सबसे पहले स्फूर्ति गीत। स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत सारे स्फूर्ति गीत रचे गए। उनमें से कुछ जो स्फूर्ति गीत जो है लिखित स्वरूप में उपलब्ध है, परंतु बहुत सारे स्फूर्ति गीत स्वतंत्रता सेनानियों ने इसको याद कर लिया है, कंठस्थ कर लिया है। इन स्फूर्ति गीत द्वारा स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति और कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, उनसे लोगों को कौन कौन सी प्रेरणा प्राप्त हुई, इन सभी चीजों की जानकारी प्राप्त होती है। पोवाड़े का मतलब होता है शौर्य गान यानी वीरता से भरे हुए गाने। पोवाड़े के माध्यम से किसी घटना अथवा किसी व्यक्ति के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हल्दीघाटी का युद्ध, शिवाजी ने जो युद्ध वगैरह किया या किला वगैरह जीता, उसको किसी घटना के बारे में बताना। उसके अलावा देश में कोई आंदोलन वगैरह हो रहा है, उसके लिए कोई जानकारी मतलब प्राप्त गीत के रूप में उसको बताना। तो यानी इसके पोवाड़े के माध्यम से किसी घटना और किसी व्यक्ति ने कौन सा कार्य किया है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। अंग्रेजों के शासन काल में देखो यहाँ उदाहरण दिया गया है 1857 में स्वतंत्रता युद्ध, इसके लिए भी पोवाड़ा बना हुआ है। वीरता से भरे हुए गाने बनाए गए हैं। क्रांतिकारियों ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया है उसके आधारित भी पोवाड़े रचे गए हैं। पोवाड़े के उपयोग लोगों में चेतना और प्रेरणा का निर्माण करने के लिए पोवाड़े बनाए गए हैं। इससे लोगों के अंदर चेतना और प्रेरणा का निर्माण होता है। स्वतंत्रता युद्ध के समान सत्य शोधक समाज द्वारा शोषित वर्ग के जागरण के लिए, स्वतंत्रता युद्ध के लिए तो किया ही गया था, साथ ही सत्य शोधक समाज यानी ज्योतिबा फुले ने जो समाज का निर्माण किया था सत्य शोधक समाज, उन्होंने जो शोषित वर्ग यानी जो गरीब लोग हैं, जो नीची जात के लोग हैं, जिसपे लोग अत्याचार करते थे, उनके अंदर जागरण फैलाने का कार्य पोवाड़े द्वारा किया गया।
संयुक्त महाराष्ट्र का संघर्ष जैसी घटनाओं पर आधारित भी पोवाड़े रचे गए हैं। छायाचित्र, छायाचित्र यानी फोटो। सभी लोग जानते हो छायाचित्र यानी फोटो होता है। छायाचित्र आधुनिक भारत के इतिहास के दृश्य स्वरूप के साधन है। छायाचित्र को देखते हैं तो एक हमको सामने से कोई चित्र या फोटो दिखाए, उसको क्या बोलते हैं? छायाचित्र या फोटो। छायाचित्र का आविष्कार होने के बाद व्यक्ति, घटनाओं, वस्तुओं के जो फोटो जो है खींचे जाने लगे। छायाचित्र द्वारा हमें कोई भी व्यक्ति का एकदम हूबहू रूप की जानकारी प्राप्त होती है। सेम टू सेम घटनाएं हमको दिखाई देती है। मध्य युग में व्यक्ति कैसे दिखाई देते थे, वो कौन कौन से कपड़े पहनते थे, इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। परंतु ये चित्र तो आज उपलब्ध है, लेकिन ये चित्र पूरी तरह से विश्वसनीय है, यह है या नहीं है, इसके बारे में लोगों के मन में शंका आती है। अतः चित्रों की तुलना में छायाचित्र को अधिक विश्वसनीय माना जाता है। चित्र में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन छायाचित्र में नहीं हो सकता है। व्यक्तियों, इसलिए छायाचित्र ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। व्यक्तियों के छायाचित्र द्वारा वे कैसे दिखते थे, उनके पहनावे कैसे थे, सभी चीजों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रसंगों और घटनाओं द्वारा वह प्रसंग ऐसा लगता है कि जैसा हमारे आंखों के सामने हो रही है, एकदम सजी हो जाती है। वस्तु और वस्तुओं के छायाचित्रों द्वारा हमको उसका मूल स्वरूप ध्यान में आता है। दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य साधन। वर्तमान समय में दृश्य विज्ञान के विकास के फलस्वरूप फोटोग्राफी, ध्वनि मुद्रण, फिल्म कलाओं का विकास हुआ। इसके द्वारा निर्मित छायाचित्रों में फोटो, रिकॉर्डों, फिल्मों का उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया जा सकता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो रिकॉर्ड यानी जिसको हम सुन सकते हैं। दृश्य मतलब क्या होता है? देखना। श्रव्य मतलब क्या होता है? सुनना। तो फोटोग्राफी, फिल्म, रिकॉर्ड द्वारा हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ध्वनि मुद्रित या रिकॉर्ड, जिसको हम सुन सकते हैं। देखा तो है तो छायाचित्र की तरह जो रिकॉर्डिंग होता है, उसका भी आविष्कार हमारे इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस रिकॉर्ड द्वारा हमको पता चलता है कि कौन से नेताओं ने कब कौन सा भाषण दिया, कौन सा गीत गाया, कौन सा भाषण दिया और उन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने जन गण मन राष्ट्रगीत गाया और सुभाष चंद्र बोस ने जो भाषण दिया, उसको आज भी हम श्रव्य साधन के रूप में सुन सकते हैं और हमको पता चलता है कि उन्होंने कौन सा बात उन्होंने बोला था। फिल्में आधुनिक तकनीकी विज्ञान का एक अनूठा आविष्कार माना जाता है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में फिल्म तकनीकी जो है बड़ी मात्रा में इसकी उन्नति हुई। 1913 में दादा साहब फाल्के ने फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता युद्ध में दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर उन्होंने फिल्म बनाए हैं और वो आज भी उपलब्ध है। इन फिल्मों के कारण उस समय की घटी घटनाओं को हम ज्यों का त्यों देख सकते हैं। प्राचीन और मध्य युगीन की तुलना में आधुनिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए विपुल मात्रा में विविध प्रकार के साधन उपलब्ध है। प्राचीन काल और मध्य युग में उस समय इतना हमारे पास इतिहास के साधन नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास भौतिक साधन है, लिखित साधन है, इतिहास मौखिक साधन है। उसके अलावा दृश्य श्रव्य साधन है, जो उस समय की घटी हुई घटनाओं को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं और आज इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब लेखागार में भी बहुत सारे साधन उपलब्ध है, वहां पर जाकर हम उसको निकाल सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिखित साधनों का उपयोग करते समय वे किन विचारों से प्रेरित है, किसी घटना को और देखने का साधनकर्ता का क्या दृष्टिकोण रहा, इसकी जांच कर लेनी चाहिए। इन साधनों का संरक्षण करना आवश्यक है।
ऐतिहासिक साधनों का संरक्षण किए जाने पर इतिहास की परंपरा समृद्ध रह सकेगी और हम अपने जो इतिहास का ज्ञान है हम आगे वाली जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चों को हम सौंप सकेंगे। मनोज,